So, hello guys, let's start the new topic which is local self government। और इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये टॉपिक मेंस 2020-26 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली 15 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो अपने पेपर के अंदर। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हमारा टॉपिक है, ये हमारा फेडरलिज्म जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है सिलेबस का, उसी का ये एक सब पार्ट है और इसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है मेंस 2020-26 के लिए? क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में अभी तक पूछा नहीं गया है, और क्योंकि पूछा नहीं गया है तो इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये 2020-26 में पूछा जाएगा बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्वेश्चन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखें तो इसमें अगर हमें इंट्रोडक्शन के अंदर बताना हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, कौन से आर्टिकल से ये रिलेटेड है, या फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो लाई गई थी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर कौन सी कमेटीज़ के द्वारा रिकमेंड किया गया था, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा उठा के या फैक्ट उठा के हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो डाल सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा वेटेज जो है वो हमें प्रोवाइड करे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले तो हमारे डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अपहेल जो है वो करता है, जो कि गांधी जी का एक प्रिंसिपल था, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना या फिर ग्राम स्वराज जो है वो इस्टेब्लिश करना। तो ये इनके द्वारा जो है आर्टिकल 40 को जो है वो इसने अपहेल किया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को भी फुलफ़िल करता है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट से डिवॉल्व होके हमने लोकल गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड करी हैं, ताकि डीप रूट्स तक जो है वो डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसके द्वारा हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किया है। डिसेंट्रलाइजेशन किसके फॉर्म में किया है? डेमोक्रेटिक वे में, यानी कि सभी लोगों तक उसका जो भी बेनिफिट है वो पहुंचेगा, सभी लोगों के द्वारा उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आ जाता है, दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम कोट कर सकते हैं कहीं पे भी कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो है वो किया गया था, और 73rd से हमने PRIs लाए थे, 74th से हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो लाए थे। इसके अलावा इन दोनों से हमने और क्या ऐड किया था? एक तो 12th स्केड्यूल हमने ऐड किया था 74 के लिए, और 73rd के लिए हमने 11th स्केड्यूल ऐड किया था। इसके अलावा पार्ट 9 और पार्ट 9A ये भी जो है वो हमने इसी के लिए ही ऐड किया था, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फंक्शंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो सके, सब्जेक्ट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अब इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो लेट डाउन किए गए? तो इसके लिए हम एक मेमोनिक जो है वो याद करते हैं, बैक। ठीक है, दैट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक कमेटी और GV के राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। तो ये सारी जो है वो हमारी तीनों कमेटीज़ जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर्स के अंदर जो है वो कोट करके आ सकते हैं कि बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, आर्टिकल 40 was fructified in the form of the local self government to uphold the principle of subsidiarity by the help of the 73rd and the 74th constitutional amendment act, with the amendments in the by adding the 11th schedule and the 12th schedule। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इम्पॉर्टेंस से सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, तो वो हमें जो है वो पॉइंट्स के फॉर्मेट में जो है वो बतानी होगी। तो अगर हमें इसको एनालाइज करना है खुद से, यानी कि पॉइंट्स को जनरेट करना है, तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, लीगली या फिर टैक्स के फॉर्म में हमें इन सभी के फॉर्म में क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के द्वारा जो है वो होंगे। तो सबसे पहले तो लोकल कम्युनिटी जो है वो हमारी एम्पावर हो जाएगी, यानी कि उनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उनको भी लगेगा कि हाँ, उनके भी जो ओपिनियंस हैं वो मैटर करते हैं। उनके लोकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो ग्राम सभास में अपने डिस्कशन कर सकते हैं और अपने पंचायत के सरपंच के द्वारा अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं लोकली, और इसी की वजह से हमारी लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो एम्पावर हो। तो क्या सिर्फ एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़ लिखने से ही काम चल जाएगा? नहीं, हमें उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी देने होंगे कि कहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो एम्पावर हो।
तो इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल देंगे। लाइक आंध्र प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो पंचायत का क्या इंपॉर्टेंट रोल हुआ कि उसके द्वारा एमजी नरेगा को इजीली इम्प्लीमेंट किया गया और जॉब का एक बेनिफिशरीज़ को सेलेक्ट किया गया। तो बस यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि द पंचायत हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द एमजी नरेगा इन द आंध्र प्रदेश। तो इसके द्वारा वहाँ की लोकल कम्युनिटी को राइट टू वर्क एंड लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड। द नेक्स्ट आता है कि इस पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के द्वारा हमने देखा कि लोकल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नेंस भी जो है वो हमारी बेटर होगी और सर्विस डिलीवरी जो है वो हमारी गवर्नमेंट की टू द पीपल वो ज़्यादा बेटर इम्प्रूव जो है वो होगी। तो इसी के अंदर तमिलनाडु की जो पंचायत है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि वहाँ पे जो सैनिटेशन सपोर्ट प्रोग्राम था वो तमिलनाडु के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया, तो उसके द्वारा वहाँ की सर्विस डिलीवरी जो है वो इम्प्रूव हो गई। देन बर्डन जो है हायर लेवल्स पे यानी कि स्टेट और सेंटर पे वो हमारा जो है वो कम हो जाएगा और लोकल लेवल अपने रीजनल इश्यूज़ को ईजिली रिजॉल्व कर पाएंगे। लाइक अगर हम देखें वेस्ट बंगाल के अंदर लोकल बॉडीज़ के द्वारा हेल्थ सब सेंटर्स जो है वो चलाए जाते हैं ताकि प्रिवेंटिव केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके इंस्टेड ऑफ क्यूरेटिव केयर। ठीक है, अब इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो लोकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। कैसे करेगी? सोशल ऑडिट यूनिट्स के द्वारा। ये सोशल ऑडिट यूनिट्स जो है वो हमारी एमजी नरेगा के अंदर काम करती है और एमजी नरेगा के अंदर इन सोशल ऑडिट के द्वारा जो भी ठोस बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। द नेक्स्ट आता है कि इसके द्वारा इंक्लूसिव गवर्नेंस भी जो है वो प्रमोट हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने जेंडर को यानी कि वुमेन को हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, इसके अलावा एससी एंड एसटी को भी जो है वो हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हमारी जो कास्ट है उनको भी जो है वो एक बेटर प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस सभी के द्वारा ये लोग वुमेन के इश्यूज़ भी जो है वो उठा रहे हैं। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गर्ल्स एजुकेशन, इन सभी के कैंपेन्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा रूरल अर्बन पॉलिसी के अंदर जो भी गैप है उसको ये लोग जो है वो ब्रिज कर रहे हैं। कैसे ब्रिज कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। वार्ड कमेटीज़ जो है वो लोकल कंसल्टेशन में काम कर रही है पुणे और भोपाल में, ताकि सभी लोग आपस में बैठ के अपने अपने ओपिनियंस जो है वो रख सकें और उन ओपिनियंस पर काम किया जा सके। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी को भी जो है वो डीपेंड करेगा, यानी कि जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं और एमपीज़ हैं उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो यहाँ पंचायत से ही जो है वो चालू हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक लेजिटिमेट लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है, जो कि पंचायत से स्टार्ट होके स्टेट लेवल मिनिस्टर तक या एमपीज़ तक जो है वो पहुँच रहा है। तो यही है इसकी सिग्निफिकेंस। तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल, ये हो गई हमारी सोशल, ठीक है, ये हो गई हमारी गवर्नेंस की, ठीक है, ये हो गई हमारी गवर्नेंस की। तो इन टर्म्स में अगर हम सोचेंगे तो हमारे को सोचना जो है वो ईजी हो जाएगा। क्या है सिग्निफिकेंस लोकल सेल्फ गवर्नेंस की? कि लोगों को बेटर ऑप्शन मिलेगा अपनी बातें रखने के लिए और जेंडर जस्टिस होगा। इसके अलावा कास्ट इम्प्रूवमेंट होगा, उनको बैकवर्ड नहीं माना जाएगा। डेमोक्रेसी जो है वो डीपेन होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप, लेजिटिमेट लीडरशिप, इन सभी चीज़ों का जो है वो हमारी बढ़ोतरी देखी जाएगी। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सभी चीज़ें जो है वो लोकल लेवल पे इंक्रीज़ होगी। देन नेक्स्ट आता है कि हम कुछ फीचर्स भी जो है वो पूछे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली राइट दी सम फीचर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच वॉज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हम दो टाइप के फीचर्स जो है वो लेके आए थे। एक कंपलसरी प्रोविजन थे, एक वॉलेंट्री प्रोविजन थे। कंपलसरी प्रोविजन यानी कि जो हर एक पीआरआईज के अंदर जो है वो मिलेंगे। वॉलेंट्री ये थे कि अगर स्टेट्स को अडॉप्ट करना है तो वो कर ले, नहीं करना है तो ना करें। तो कंपलसरी प्रोविजन के अंदर हमने एक 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो रखा, एक पंचायत लेवल का, एक समिति लेवल का और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो है वो हुए। उसके बाद हमने इलेक्शंस जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट रखे, यानी कि जो भी यहाँ पे मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। रिजर्वेशन हमने सब जगह अलाउ किया कि SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा और वो भी 33% होगा। देन इनका टर्म जो है वो सेम ऐसे ही रखा गया जैसे पार्लियामेंट का होता है, 5 साल का रखा गया। इनका इलेक्शन कंडक्ट कराने का सिस्टम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया गया और स्टेट फाइनेंस कमीशन को फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के लिए जो है वो रखा गया। देन नेक्स्ट क्या आता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा भी जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ करी कि जैसे कि एक पूरी काउंसिल होती है जिसके अंदर सभी लोग आपस में बातचीत करके डिसीजंस लेते हैं। तो हमने ग्राम सभा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी कि जो भी 18 ईयर्स से अबव है और वोट करने का पूरा दायित्व जो है वो रखता है, तो वो ग्राम सभा में जो है पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो अपने ओपिनियंस जो है वो आपस में शेयर कर सके। देन आता है वॉलेंट्री प्रोविजन। वॉलेंट्री यानी कि स्टेट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने का उसकी विल पावर होगी कि उसे वो इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो जितनी भी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
उसका कितना डिवोल्यूशन करना है वो स्टेक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है पंचायत का, उसका इलेक्शन का मोड क्या होगा वो भी हमारे स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी। इसके अलावा कौन सा टैक्स या फीस जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस लगा सकती है, उसकी पावर भी जो है वो हमारे स्टेट के पास रखी गई कि कौन सा पावर जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रोवाइड की जाएगी। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हमने सिग्निफिकेंस देख ही ली कि डेमोक्रेटाइज करेगा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्लूसिव होगा, जेंडर जस्टिस होगा, कास्ट जस्टिस होगा। इसके अलावा फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों की तरफ से ही जो है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोकल लेवल पे होएगा, फिजिकल यानी कि उनको टैक्स की पावर्स जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो प्लानिंग होगी वो बॉटम अप होगी, नीचे से ग्राम सभा जो है वो रिकमेंड करेगी और सभी लोग जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाएंगे अपना। देन अब इसके अंदर क्या क्या लेक्चनार्स जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल के जो मैटर्स हैं वो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट के ऊपर छोड़े गए हैं कि उनको कौन सी पावर डिवॉल्व करनी है टैक्स से रिलेटेड, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये वॉलेंट्री प्रोविज़न है ये वाला। तो इसी वजह से उनके पास फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वो बहुत कम है और वो इतने पावर्स जो है वो पंचायत को नहीं देते हैं कि वो टैक्सेस जो है वो लेवाई कर सके। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस वॉलेंट्री है तो स्टेट का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रहता है। हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर अभी भी काफ़ी सारी स्टेट्स जो है उसको सेंट्रली एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ दी आयुष्मान भारत। तो इसी वजह से स्टेट का कंट्रोल जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो है वो काफ़ी वीक है और उसके वीक होने का कारण है क्योंकि उसके स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो इतने ट्रेन नहीं है कि वो उसको संभाल सके और ट्रेनिंग भी जो है वो उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है। देन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग जो है वो इनफेक्टिव है क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे मैनेज करें, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भी उनके राइट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि प्लानिंग नहीं हो पाती तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो नहीं हो पाती। और इसके अलावा ग्राम सभा जो भी रिकमेंड करती है उसको इंटीग्रेट जो है वो फाइनल प्लान के अंदर नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेंडर एंड सोशल एक्सक्लूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रधानपति सिस्टम है, वहाँ पे ऑल दो वुमेन जो है उसको इलेक्ट कर दिया जाता है लेकिन उसको एक्चुअल पावर जो है वो नहीं दी जाती कि वो उसको संभाले। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इलेक्शन और इलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिलेज जो है वो देखे जाते हैं। लोकल बॉडी पोल्स जो हैं उनको इनडेफिनेटली डिले कर दिया जाता है, जैसे कि हमने झारखंड और पंजाब के अंदर देखा। इसके अलावा डाटा और ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। कैग के रिपोर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि जो पंचायत के फंड्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी और अंडर यूटिलाइजेशन जो है वो पाई गई है। तो ये सारे जो है वो हमारे लैकिनास के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ से सबसे सॉल्व जो है वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछे तो उसके फंक्शंस क्या हैं। उसके फंक्शन यही है कि स्टेट के जो टैक्स है वो स्टेट और पंचायत के बीच में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके अलावा पंचायत के जो भी ग्रांटेड एड उसको प्रोवाइड करना है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डिवॉल्व करे। इसके अलावा जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसकी फाइनेंशियल प्रोपोजिशन को जो है वो इम्प्रूव करे। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन की क्या सिग्निफिकेंस है, इसके द्वारा फिजिकल फेडरलिज्म प्रूडेंस जो है वो आएगी, ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने खुद से फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो ले सके। इसके अलावा जो फंड एलोकेशन होगी वो जैसे कि हम फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को करता है ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज़ के बीच में करेगा उनकी नीड्स के बेसिस पे और इक्विटेबल फंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा ये स्टेट्स को एनकरेज करेंगे कि उनका खुद का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का खुद का एक ओन रेवेन्यू मैकेनिज्म जो है वो बनाए। तो इसके स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो उसको उनको एनकरेज करता है। तो केरला एंड कर्नाटका के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है और अदर स्टेट से कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस जो है वो देखे गए हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको स्टेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, वो नहीं चाहती कि अपना पावर और पैसा जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ तक या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाए। देन रिकमेंडेशन जो है वो कई बारी इग्नोर की जाती है और उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता और डाटा भी जो है वो बहुत ही कम है। ऑटोनॉमी जो है उनकी इफेक्टिवनेस को भी हैम्पर जो है वो करती है। द नेक्स्ट आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो इसको ये पावर दी गई है कि वो इलेक्शन को जो है वो रेगुलरली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कराए, ठीक है, और इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करे। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी डिलिमिटेशन भी करे ताकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाए
कि उस एरिया के अंदर कितने डिविजन्स जो हैं वो की जाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो अप्लाई किया जाता है पंचायत के इलेक्शंस के लिए एसईसी के द्वारा। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो इसका ही है, जैसे कि ईसीआई करता है अंडर द आर्टिकल नंबर 324 फॉर दी स्टेट एंड दी पार्लियामेंट इलेक्शन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है, इलेक्शंस को टाइमली एंड फेयरली कराता है नॉन पार्टिसन वे के अंदर। लाइक तमिलनाडु और उड़ीसा के अंदर अगर हम देखें तो टाइमली इसी वजह से हुए हैं क्योंकि वहाँ पे एससी का सुपरविजन जो है वो रहता है। इन चैलेंजेस अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एससी के अपॉइंटमेंट में और फंक्शनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। वो उनको रिकमेंड ही नहीं करती कि यहाँ पे इलेक्शन कराना चाहिए, और जब तक रिकमेंडेशन नहीं आएगी एसईसी अपना डिसीजन जो है वो नहीं सुनाएगी। इसके अलावा एसईसी को फंडिंग का इशू रहता है, स्टाफिंग का इशू रहता है, तो इसी वजह से ये वर्क जो है वो ढंग से नहीं कर पाती है। और इसके अलावा इसका कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो रहता है ईसीआई के साथ जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो इसकी ओवर पावर जो है वो इसके ऊपर रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या है? दैट इज़ अ पंचायत जो कि एक्सटेंड की जा रही है स्केड्यूल एरियाज़ के अंदर। स्केड्यूल एरियाज़ वो एरियाज़ है जहाँ पे ट्राइबल लोग जो है वो रहते हैं, और उन ट्राइबल लोगों के अंदर अगर हम पंचायत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोविजंस जो हैं वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे कि उनके जो ट्राइबल के लॉज हैं, कस्टम्स हैं, और उनके जो राइट्स हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पे, वो ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ना हो और वो उसको ढंग से जो है वो मैनेज कर सके। तो उस बेसिस पे ये पैसा एक्ट जो है वो लाया गया था। पहले हमने कहा था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो स्केड्यूल एरियाज़ पे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्केड्यूल एरियाज़ के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड किया गया। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये दे सकते हैं दैट बूरिया कमेटी रिकमेंडेड दी extension of the Panchayati Raj institution to the scheduled areas, and it led to the base foundation for the enactment of the act, that is the PESA Act 1996। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर ये सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम ला सके, ऑटोनॉमी का सिस्टम जो है वो ला सके, ताकि उनका भी एक पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये 5th शेड्यूल एरियाज़ के अंदर जो है ये लगाया जाता है। देन ये चाहते थे कि इसके थ्रू स्टेट का ज़्यादा इंटरवेंशन ना हो, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पे बनी रहे। तो इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर, उनके लैंड, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये पेसा एक्ट के प्रोविजंस जो है वो लाए गए। अब प्रोविजंस क्या लाए गए? ग्राम सभा को एम्पावर किया गया कि वो विलेज की मार्केट मैनेजमेंट जो है वो करें, ताकि उसके जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उनके लिए अच्छे से कॉस्ट वगैरह जो है वो बना सके और उनको जो है वो मार्केट कर सके। इसके अलावा लिकर की जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट कर सके। इसके अलावा लैंड एलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, यानी कि कोई भी ज़बरदस्ती उनका लैंड ना ले। तो इन सभी के लिए ग्राम सभा को एम्पावर किया गया कि ये राइट्स जो हैं वो आपके पास रहें। देन इसके अंदर कहा गया कि जो भी उस एरिया के कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनको रेस्पेक्ट किया गया, उनकी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरवेन जो है वो नहीं किया गया। देन ये कहा गया कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उन्हीं का ही कंट्रोल रहेगा, ग्राम सभा की अथॉरिटी रहेगी कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल कर सके। तो यानी कि वो भी राइट जो है वो उनको कंजर्व किया गया। इसके अलावा कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हम ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उनके कस्टम लॉज को जो है वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी कि ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है वो आपके लॉज के अंदर नहीं किया जाएगा। एक आश्वासन दिया गया कि आप अपना ही सिस्टम जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में। तो इसी वजह से पंचायत पैसा जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कि इस सिग्निफिकेंस यही है कि ट्राइबल का एक सेल्फ रूल जो है उसको एक लेजिटिमेट आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करी गई इस पेसा एक्ट के थ्रू। लाइक अगर हम गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर देखें तो वहाँ पे ग्राम सभा जो है वो इसी एक्ट की वजह से अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल कर पा रही है। तो यहाँ पे हम मेंगा लेखा विलेज जो है वो मेंशन करेंगे गढ़चिरौली महाराष्ट्र, और ये लिखेंगे कि वहाँ पे ये लोग इस पेसा एक्ट की वजह से अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है वो कंट्रोल कर पा रही है। इसके अलावा सेल्फ रूल ही नहीं, वहाँ पे वो अपना लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चर को भी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा है। लाइक अगर उड़ीसा के अंदर देखें तो उन्होंने बॉक्साइट माइनिंग को स्टॉप करने के लिए बाय द वेदांता अपने पेसा राइट्स और एफआरए राइट्स को जो है वो इन्वोक किया।
देन इसके द्वारा हमने गांधी के ग्राम स्वराज के प्रिंसिपल को रियलाइज़ करा इवन टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ग्राम सभा जो है उनको पावर दिया गया कि वहाँ का वो लिकर शॉप्स को जो है वो कंट्रोल कर सके। देन इसके द्वारा उनको रिसोर्स ऑनरशिप फैसिलिटेट करी, उनका पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो है इंक्रीज़ किया। लाइक झारखंड के अंदर ग्राम सभाज ने लोकल मार्केट और वाटर सोर्सेज को भी जो है वो अपने मैनेजमेंट में जो है वो लेके आए। अब इसके पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस जो है वो देखे जाते हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यही चैलेंजेस है कि ट्राइबल्स को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, रूल मेकिंग में वो डिले करते हैं। कुछ काफ़ी स्टेट्स ने जो है पैसा के रूल्स ही अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड और माइनिंग लॉज हैं उनके साथ ये पैसा एक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में लाता है, जिसकी वजह से जो माइनिंग लीजेस है और फॉरेस्ट राइट क्लेम्स है उसके बीच में क्लैश होता है। अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस जो है वो यहाँ तक भी पहुँच चुकी है और टॉप डाउन डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, डेविएशन हो रही है। देन इसके अलावा ग्राम सभा जो है वो ऑफन उनको बाईपास कर दिया जाता है प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में। लाइक अगर कोई माइनिंग लीज दिया गया है तो वहाँ पे ग्राम सभा से अप्रूवल नहीं लिया जाता और बिना अप्रूवल के वो लोग अपना काम जो है वो चालू कर देते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इस पैसा एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो आ रहे हैं। रिसेंट चेंजेस अगर हम देखें तो झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर पेसा के कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू किया गया ताकि वो लोग अवेयर हो जाए अपने राइट्स के लिए। देन वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें खाका कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन है पैसा को बेहतर बनाने के लिए वो जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो यही है उनकी रिकमेंडेशन कि अवेयरनेस को बढ़ाओ, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस को कम करो और जो भी रूल्स वगैरह है उनको प्रॉपरली ले डाउन करो और ग्राम सभा को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो इसके द्वारा वो पैसा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगा। तो भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये लेट डाउन किया गया, खाका कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बेहतर जो है वो किया जा रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ का। तो सेम वही है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, बस यहाँ पे 12 शेड्यूल है। 3 टाइप्स यहाँ पे भी करे गए हैं म्यूनसिपल बॉडीज़ के, एक इंटरमीडिएट लेवल, एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल और एक अपर लेवल। इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है सेम वुमेन एंड कास्ट को, टेन्योर भी सेम है। स्टेट इलेक्शन कमीशनिंग, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पे हमारा काम करता है। तो इसके लिए हम ये याद कर सकते हैं कि 243Y और 243ZA, वाई जो है वो फाइनेंस कमीशन के लिए और जेड ए जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए। वॉलेंट्री प्रोविजंस वही है कि पावर का डेवोल्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेवोल्यूशन, उसके अलावा टैक्सेस लेवाई के कंडीशंस। उसके अलावा यहाँ पे वार्ड कमेटीज़ को भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है एज पर दी वॉलेंट्री प्रोविजन, ताकि जैसे कि ग्राम सभा काम करती है ऐसी वार्ड कमेटीज़ जो है वो काम कर सके। इसके अलावा चेयरपर्सन का इलेक्शन का मैनर भी जो है वो यहाँ पे वॉलेंट्री प्रोविजन में ही रखा गया है कि स्टेट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि चेयरपर्सन का इलेक्शन जो है वो कैसे होगा। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, डेमोक्रेसी, अर्बन डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी को जो है वो स्ट्रेंथन किया है, उनको राइट्स प्रोवाइड करके प्लानिंग को, सर्विस डिलीवरी को डिसेंट्रलाइज कर दिया है टुवर्ड्स दी गवर्नेंस। और इसके चलते अगर हम देखें तो तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करी है। सिटीजन पार्टिसिपेशन को हमने लोकलाइज कर दिया है, लीडरशिप को हमने लेजिटिमेट कर दिया है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। इसके अलावा एंगेजमेंट जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है सिटीज़न का वार्ड कमेटीज़ और एरिया सभास के द्वारा। लाइक अगर हम बेंगलुरु के अंदर देखें तो एक महानगर पालिका की वार्ड कमेटी है, वो काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रही है। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस की विजिबिलिटी को भी जो है वो इम्प्रूव कर दिया गया है इसके थ्रू। चैलेंजेस क्या है, वही है डेवोल्यूशन इनएडिक्वेट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से उनको पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू अपना फंड्स रेज कर पाती क्योंकि सभी लोग अवेयर ही नहीं है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो 4000 अर्बन लोकल बॉडीज़ में से सिर्फ और सिर्फ 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इसके थ्रू फंड्स को जो है वो रेज़ किया है। इसके अलावा जो कैडर है, पर्सनल है, वो स्केल नहीं है, तो इसकी वजह से वो अनअवेयर रहते हैं और ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इलेक्शन जो है वो डिले हो जाता है। तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्शन जो है वो 10 साल के गैप के बाद हुआ है। जुरिस्डिक्शन जो है वो ओवरलैप रहती है, फ्रेगमेंटेड रहती है। लाइक अगर हम दिल्ली के अंदर देखें तो जो लोकल गवर्नेंस है उसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड यानी डीईए, जिसकी वजह से ओवरलैप हो जाता है। इसके अलावा सिटीज़न पार्टिसिपेशन भी जो है वो मिनिमल है क्योंकि वो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते और जो करप्शन कल्चर है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, तो वो नहीं चाहते कि वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा अर्बन पुअर एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है वो प्लानिंग के अंदर इम्प्रूव जो है वो नहीं इंटीग्रेट किए गए हैं
और अभी भी वो प्रॉपर सीवेज और हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो लैक कर रहे हैं, लाइक कि धारावाई स्लम्स। देन नेक्स्ट आता है कि अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी जो है वो भी काफ़ी वीक है, और प्लान लेट डाउन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा म्यूनिसिपल इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है वो रहता है। देन जो भी अर्बन रिफॉर्म्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फेलियर जो है वो देखा जाता है, और अनइवनली इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होता है। और नेक्स्ट आता है कि हम अर्बन गवर्नेंस को अगर हमें स्ट्रेंथन करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शंस है, फंड्स हैं, फंक्शनरीज है, उसका अगर हम जेन्युइन डेवोल्यूशन करें टू दी लोकल लेवल तो ये बेटर हो सकता है। फंक्शंस यानी कि जो हमने 12 शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करें उसके बेसिस पे उनको राइट दे कि हाँ ये उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। फंड एसएफसी के द्वारा उसको प्रोवाइड करें। फंक्शनरीज यानी कि जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें स्टाफ को, ताकि वो ढंग से जो है वो काम कर सके। देन मेयर्स और इलेक्टेड बॉडीज़ को जो है वो हमें एम्पावर करना है रियल अथॉरिटी के साथ, और ये नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा हमें एक ऑल इंडिया म्यूनिसिपल कैडर भी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि म्यूनिसिपल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ढंग से हो सके। ये सेकेंड ARC के द्वारा रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा हमें म्यूनिसिपल फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा सिटीजन पार्टिसिपेशन को भी जो है वो हमें प्रमोट करना है, और वार्ड कमेटीज़ के द्वारा ये पार्टिसिपेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि इसके अलावा हम अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को हमें स्ट्रेंथन करना, ताकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने होंगे। म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज़ लानी होंगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ लानी होंगी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी है, गवर्नेंस इंप्रूव करनी है। उसके अलावा उसके लिए हम ओपन डाटा पोर्टल ला सकते हैं, लाइक ऑफ द इंदौर एंड द सूरत। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमें लानी होगी अक्रॉस दी स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिफॉर्म्स, और म्यूनिसिपल एक्ट्स को जो है वो रिवाइज करना होगा। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, ताकि हमारे फंक्शनरीज जो है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लगा सकते हैं, और इसके लिए कुछ रीजनल सेंटर्स भी जो है वो बनाए गए हैं। और सिटी टू सिटी हमें जैसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है वैसे ही लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो है वो रखना चाहिए। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था, दैट इज़ कि हम अगर रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को मर्ज कर दें, यानी कि PRIs और म्यूनिसिपैलिटी को अगर हम मर्ज कर दें तो क्या इसके कुछ फ़ायदे या नुकसान हैं। फ़ायदे अगर हम देखें तो दोनों के अगर मर्ज कर दिया जाता है तो जो भी पेरी अर्बन एरियाज़ है उसका डेवलपमेंट जो है वो जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि ना तो रूरल एरिया ना ही अर्बन एरिया उसकी डेवलपमेंट का ज़िम्मा जो है वो लेना चाहता है। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाएंगे, और एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बेटर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो हो पाएगा। और जो रूरल अर्बन के बीच में डिवाइड है कि ये रूरल एरिया ये अर्बन एरिया है, वो भी हमारा ब्रिज हो पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो भी स्कीम्स को डुप्लीकेट किया जा रहा है वो एक ही जगह अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट जो है वो हमारी इम्प्रूव होगी, फास्ट ग्रोइंग एग्लोमरेशन एरियाज़ जो है वो बनेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल पूलिंग भी जो है वो बेटर हो पाएगी। इसके जो अपना पैसा देने में कतराती है वो भी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मर्ज कर देते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। रूरल आइडेंटिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी, उनका जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो लूज़ हो जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, ब्लेम गेम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रह पाएगी। इसके अलावा ग्रास रूट पार्टिसिपेशन जो है वो इरोड हो जाएगा। ट्रेडिशनल और जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर उनकी खुद के कस्टम एंड कल्चर है वो हमारे लूज़ आउट हो जाएंगे। रिसोर्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा लीगल चैलेंजेस भी जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू दी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर दी 2026 मेंस, इसीलिए इसको पूरा परफेक्टली जो है वो मैं करना